नमस्कार साथियों, केडी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम अपने सब्जेक्ट हिंदी साहित्य के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसमें जो हमारे हिंदी साहित्य में हम जो बीए सेकेंड ईयर की चर्चा कर रहे थे, उसमें हमारे एकांकियों के बारे में चर्चा चल रही थी। तो जो एकांकियों के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी, तो उसमें हमने एकांकियों के जो भी सामान्य परिचय था उसके बारे में हमारी चर्चा पिछली कक्षाओं में हो चुकी थी। और फिर आगे हमने जो हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग जो एकांकी थे उनके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। तो जैसे ही हम आगे बढ़े थे तो हमारी जो एकांकियाँ थी उनके बारे में हमने दो एकांकियों के बारे में चर्चा कर ली थी। एक तो आपके उत्सर्ग राम कुमार वर्मा, उस जो एक सामाजिक प्रकार का एकांकी था उसकी चर्चा आपके हो गई थी। और नेक्स्ट जो पिछली कक्षा थी आपकी, उसमें तांबे के कीड़े जो भुवनेश्वर प्रसाद की थी उसकी क्या हो गई थी, आपकी चर्चा हो गई थी। तो जो दो एकांकियाँ थी आपके, उनकी चर्चा हमने क्या कर ली थी, पिछली कक्षाओं में कर ली थी। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं आगे क्लास में, तो बात करें किसकी, जो तीसरे नंबर पे आपका एकांकी है, कौन सा, नया पुराना। तो नया पुराना एकांकी किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क। किसका, उपेंद्र नाथ अस्क। तो इससे पहले हमने चर्चा की थी आपकी तांबे के कीड़े एकांकी की। तो उसमें आपको थोड़ा सा ही ध्यान रखना था किसमें, तांबे के कीड़े। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम आगे बढ़ने से पहले। तो जो तांबे के कीड़े आपके एकांकी था, तो उसमें क्या था आपके कि कोई भी कथानक क्या था उसमें नहीं था। यानी वो कौन से प्रकार का एकांकी था, एब्सर्ड प्रकार का। जो पिछला वाला अपने राम कुमार वर्मा उत्सर्ग वाला एकांकी वो सामाजिक प्रकार का था, और ये चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी है। और इससे जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था तांबे के कीड़े, तो तांबे के कीड़े आपका कौन सा था, एब्सर्ड प्रकार। और एब्सर्ड प्रकार को मैंने आपको 2 या 3 बार बताया था अच्छे से कि एब्सर्ड प्रकार क्या होता है। यानी एब्सर्ड प्रकार का एकांकी उसे कहते हैं जिसका कोई भी कथानक नहीं होता। यानी जो भी अगर वो रचना होगी तो कथानक के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो पिछले वाले एकांकी थी आपकी, वो कथा के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। यानी जो भी पात्र आएगा वो उसमें सबकी क्या रहती थी, अपनी अपनी भूमिका रहती है। यानी जो भी घटना घटित होगी उसमें क्या रहेगा, तारतम्यता नहीं रहेगी। कहने का मतलब दो पात्रों में अगर बातचीत चल रही है, जैसे एक पात्र खुद के बारे में कुछ बता रहा है, तो दूसरा पात्र जो आएगा उसके जो बता रहा है वो पहले वाला पात्र है, उसी के अकॉर्डिंग वो नहीं बताएगा या उसका जवाब नहीं देगा, वो अपने ही क्या करेगा, अपनी अलग ही जो भी बात है वो बताने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो मैं किसी को कुछ बात कह रहा हूँ, भाई ऐसा ऐसा ऐसे हो गया, तो उसका जो भी सामने वाला होगा वो जवाब देगा ना इसका कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ये जवाब नहीं देके अपनी क्या कहेगा, अपनी समस्याओं को बताने लग जाएगा। तो जो एकांकी था अपने तांबे के कीड़े, सभी क्या थे, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर चर्चित थे। यानी सभी अपनी अपनी समस्याओं का बखान कर रहे थे। मतलब घटनाओं का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं था और उनमें कोई भी तारतम्यता नहीं थी। अगर घटनाओं का संबंध होगा, तारतम्यता आएगी, तो फिर वो एब्सर्ड प्रकार का एकांकी नहीं रहेगा और उसका कथानक क्या हो जाएगा, फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यानी कथानक की इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके किसके, नया पुराना। किसकी, नया पुराना। जो नया पुराना आपके एकांकी है उसकी हम क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो नया पुराना जो एकांकी आपके, पहले तो ये हो गया आपके, इसके बारे में नॉर्मल सी सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि कौन से प्रकार का एकांकी है, सामाजिक चरित्र प्रधान, यानी चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। यानी इसमें चरित्र की प्रधानता के ऊपर क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। यानी ऐसा सामाजिक एकांकी है जिसमें किसके ऊपर जोर दिया गया है, इसमें चरित्र के ऊपर है। यानी चरित्र को लेकर इसमें विशेष बात कही गई है, या चरित्र को लेके इसमें विशेष जोर दिया गया है। किसका, नया पुराना एकांकी में जो भी पात्र थे उनका जो भी इस प्रकार से मतलब कथानक का वर्णन है कि उनके चरित्र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े। यानी कथानक का इस प्रकार से उन्होंने सेटअप किया है कि जो कथानक के माध्यम से उनका चरित्र उभर के आएगा वो किस प्रकार से आपके सामने आ रहा है, यानी आपको वो प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो क्या वो चरित्र प्रधान होगा, नहीं। तो कहने का मतलब यही है, जो ये एकांकी है वो कौन सा है, चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये नया पुराना एकांकी, इसमें चरित्र के ऊपर क्या दी गई है, जोर दिया गया है। किसके ऊपर, चरित्र के ऊपर।
तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके नया पुराना जो उपेंद्र नाथ अश्क का एकांकी था वो कौन से प्रकार का था? चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। कौन सा? चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी। तो ये क्या हो गया? नया पुराना एकांकी हो गया। अब बात करें जो नया पुराना जो इसका नाम है एकांकी का और इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अश्क। अगर इसकी सामान्य जानकारी है, इसकी सामान्य चर्चा करें हम आगे, तो जैसे हम बात करते हैं किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क की। किसकी? उपेंद्र नाथ अश्क। जो उपेंद्र नाथ अश्क है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? एक सामान्य सी चर्चा करते हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में हम सामान्य चर्चा करें तो बात करते हैं किसकी? इसकी उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में पहले क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे बात करें तो उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी और संस्मरण के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि मिली। तो कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र नाथ अश्क है तो इन्होंने क्या जो सर्वप्रथम शुरुआत की थी वो कौन से लेखन से की थी? उर्दू लेखन से। किससे? उर्दू लेखन से इन्होंने क्या की? शुरुआत की। तो उर्दू लेखन से इन्होंने जो शुरुआत की फिर बाद में क्या हो गए? ये हिंदी में आ गए। तो बाद में जो हिंदी में आए कौन? उपेंद्र नाथ अश्क। बाद में जो हिंदी में आए उपेंद्र नाथ अश्क। यानी पहले तो इन्होंने क्या किया? उर्दू में लिखना आरंभ किया, लेकिन फिर बाद में क्या हो गए? किस में आ गए? अपने हिंदी में आ गए। जो फर्स्ट बार इसने किस में लिखना आरंभ किया था? उर्दू में। किस में? उर्दू में इन्होंने क्या किया? अपनी लेखनी स्टार्ट की। फिर बाद में क्या हो गए? हिंदी में आ गए। अब हिंदी में आने के बाद में जो हिंदी की जो गद्य विधाएं थी, यानी जो आपके हिंदी में जितने भी गद्य विधाएं हैं उन पर क्या किया? इन्होंने लिखा। यानी करीबन सभी गद्य विधाओं पर इन्होंने क्या लिखी? अपनी लेखनी लिखी, अपनी कलम चलाई। तो कहने का मतलब यही है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने गद्य की यानी हिंदी गद्य की जो सभी विधाएं हैं सभी के ऊपर इन्होंने क्या किया? अपनी रचनाओं का निर्माण किया। यानी सभी विधाओं के ऊपर इन्होंने रचनाएं लिखी। अब बात करते हैं प्रसिद्धि की। यानी रचनाएं तो क्या है? सभी विधाओं पे लिख दी इन्होंने। क्या कर दी? सभी विधाओं पे रचनाओं का निर्माण किया। लेकिन इनको विशेष प्रसिद्धि किसके ऊपर मिली? तो इनको विशेष प्रसिद्धि मिलती है नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी और संस्मरण। किनके ऊपर? नाटक हो गए, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई और क्या हो गया? एकांकी हो गई और क्या हो गया? एक संस्मरण। तो इनके ऊपर इनको क्या मिली? विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। क्या हुई? इनको इस विधाओं के ऊपर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कहने का मतलब है इन विधाओं पर इन्होंने अच्छे से या खूब रचनाओं का निर्माण किया और विशेष प्रसिद्धि साहित्य के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि क्या की? प्राप्त की। तो कह सकते हैं कि हम एक सामान्य विशेषता क्या हो गई उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में कि इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण और एकांकी विधा को लेकर विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। क्या की? विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। अगर आप आगे बात करते हैं उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में, अगर आगे बात करें तो और क्या विशेषता थी इनकी? रचनाओं का कथात्मक आधार सामाजिक जीवन रहा। तो जो इनकी रचनाएं थी उनका जो कथात्मक यानी जो कथा थी यानी जो कथानक था उसका आधार क्या रहा? सामाजिक जीवन। क्या रहा? सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन रहा तो सामाजिक जीवन से मतलब क्या है? यानी कौन सा जीवन, यानी ऐसा कैसा जीवन रहा जो कथाओं पे उनका प्रभाव पड़ा। अब सामाजिक जीवन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सामाजिक जीवन से हम बात करते हैं तो जैसे मान लो आपके जो सामाजिक जीवन है यानी जो आप समाज में जिसमें रहते हो, जो आपका रहन सहन है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, यानी जो सामाजिक जीवन था उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसके ऊपर ज़्यादा इन्होंने जोर दिया। यानी जो अपनी एकांकियाँ थी उनमें सामाजिक जीवन के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी जीवनी को इन्होंने किस में अपनाया? अपनी एकांकियों में, यानी अपनी रचनाओं में, अपने एकांकियों में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार की जो सामाजिक समस्याएं हैं यानी छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उनको क्या किया? इन्होंने अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने अपनी रचनाओं में जो कथानक था उसका आधार कहाँ से लिया? मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन से। यानी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनमें जो नित्य प्राय यानी रोजाना जो घटनाएं छोटी छोटी घटित होती रहती है
उन घटनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। कहने का मतलब यह है कि इनके सामाजिक जीवन होता है, जो मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन है, इसके ऊपर इनको विशेष रुचि थी। क्या थी? इनके ऊपर इनको विशेष रुचि थी और इस चीज को क्या ये गहराई से लेते थे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई भी गरीब व्यक्ति है या जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जैसे अपनी दिल्ली की बात ले लो तो वहाँ पे जैसे कच्ची बस्ती हो गई, जैसे जयपुर में कच्ची बस्तियों में रहते हैं तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले होते हैं उनका सामाजिक जीवन कितना कठिन होता है। तो क्या उनमें क्या करते थे? रुचि लेते थे, यानी उनमें क्या थे? उस सामाजिक जीवन था उनका जो कठोर जीवन था, तो उसको क्या है गहराई से क्या करते थे? उसको सोचते थे और गहराई से लेते थे कि इनका जीवन कितना कठिन है, कैसे नित्य इनके परिवारों में कैसे रोजाना कैसी कैसी घटनाएं घटित होती रहती है। तो उसमें क्या है कि सामाजिक जीवन में क्या थी? विशेष रुचि थी। और सामाजिक जीवन में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो सामाजिक जीवन था, जो इसमें मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको लेकर इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या महत्वपूर्ण स्थान दिया? मध्यम वर्गीय परिवार को। तो मध्यम वर्गीय परिवार की जो घटनाएं हैं उनको क्या किया? इन्होंने उठाया। अब मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है? जैसे मान लो आप कोई मध्यम वर्गीय परिवार है तो कैसे वो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, कैसे दो वक्त की रोटी के लिए कैसे वो संघर्ष कर रहा है। जैसे मान लो उसकी जो रोज की जो दिनचर्या होती है कितनी डिफिकल्ट है उनकी, जैसे उनको सोने के लिए, रहने के लिए जो उनके घर बने हुए हैं किस प्रकार के हैं, उनके सामाजिक रूप से और क्या समस्या आ रही है। जैसे आर्थिक विषमता को देख लो आप, यानी वो आर्थिक रूप से कितने विषम है अपने से, यानी आर्थिक रूप से उनकी स्थिति कितनी खराब है। वो उसकी वजह से जो उनकी लाइफ स्टाइल है, यानी जो लाइफ को जीने का तरीका है या जो जीवन का जीने का तरीका है वो सब कितना अलग है, यानी उनकी और हमारी लाइफ में कितना फर्क है, उस चीज को इन्हें बड़ी बारीकी से अपनी रचनाओं में क्या दिया? स्थान दिया। यानी उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जीवन के मध्यम परिवार है उनकी जो छटपटाहट है, जो उनके रहने का तरीका, जो उनको जो समस्याएं रोजाना उनके सामने बारी बारी से आती रहती है, उनका इन्होंने बखूबी क्या किया? अपनी रचनाओं में वर्णन किया है, यानी अपनी रचनाओं में उनको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में एक विशेषता बताई जाती है कि रचनाओं का जो कथानक था उसका आधार उन्होंने सामाजिक जीवन के मध्यम वर्गीय परिवार से लिया है। अब बात करते हैं इसकी आगे। तो आगे तीसरे बिंदु पर हम अगर बात करें तो वातावरण की यथार्थ सृष्टि और अनुभूति की सच्चाई, यानी वातावरण की तो क्या होनी चाहिए? यथार्थ सृष्टि, यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो एकांकी है, उनमें वातावरण की क्या है? यथार्थ सृष्टि है। यानी जो वातावरण है, यानी जो रहन सहन है, उसका क्या उन्होंने यथार्थ रूप में वर्णन किया है। यानी जो वातावरण का उन्होंने वर्णन किया, अपनी एकांकियों में जो वातावरण को उन्होंने स्थान दिया, तो इस प्रकार से वर्णन किया है, यानी उसको इस प्रकार से सेट किया है कि वो अपने को कैसा लगे? यथार्थ, यानी हूबहू या सच्चा या ऐसा का जैसे कि जैसे अपने को लगे। यानी कोई वातावरण विशेष है या उस वातावरण विशेष के अकॉर्डिंग अगर कोई रचना लिखी जा रही है या रचना का निर्माण करना है तो उस वातावरण को इन्होंने इस प्रकार से अपनी रचनाओं में स्थान दिया या इस प्रकार से स्पष्ट किया कि वो अपने को हूबहू ऐसे के ऐसे क्या होना चाहिए? लगना चाहिए। यानी कि ऐसे कैसे हमको प्रतीत होना चाहिए कि वास्तव में इस समय ऐसा वातावरण था। यानी क्या करते थे? रचना में हर चीज के ऊपर क्या करते थे? गहराई से फोकस डालते थे, यानी गहराई से क्या करते थे? हर जो भी विशेषता उसको गहराई से क्या करते थे? लेते थे। जैसे सामाजिक जीवन को इन्होंने क्या पर्सनली अनुभव था, क्या सामाजिक जीवन का इनको व्यक्तिगत अनुभव था और उसी अनुभव के आधार पर ये क्या व्यक्तिगत रूप से क्या करते थे? रुचि लेते थे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी काम में या किसी चीज में रुचि लोगे तो आपका उसमें क्या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आप उसको क्या अच्छे से व्यक्त कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने सामाजिक जीवन में जो मध्यम वर्गीय परिवार था उसको अच्छे से अपनी रचनाओं में क्या किया? व्यक्त किया या आपके सामने प्रदर्शित किया। अब बात कर रहे थे आगे यथार्थ वातावरण की यथार्थ सृष्टि, यानी वातावरण को भी उन्होंने यथार्थ रूप में अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया, यानी इसकी प्रस्तुति यथार्थ रूप में, यानी ऐसे के ऐसे ही आपको लगे, यानी आपको उसको वो जो वातावरण है वो क्या हूबहू आपको लगे। ऐसी प्रस्तुति क्या की उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने एकांकियों में वातावरण की इस प्रकार से प्रस्तुति दी। अब बात करें आगे अनुभूति की सच्चाई। जो अनुभूति होती है अपने को
तो जो अनुभूति थी उनकी उसकी क्या की सच्चाई, तो क्या की वातावरण की यथार्थ सृष्टि हो गई और अनुभूति की सच्चाई, यानी एकांकियों में क्या विशेषता थी उनके उपेंद्रनाथ की कि उनकी अनुभूति की सच्चाई को उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में स्थान दिया। यानी जो वो अनुभूति होती थी, यानी जो उनको महसूस होता था, वो एक क्या होती थी, उसकी भी एक सच्चाई थी, यानी एक सच्चाई रूप में उसको क्या किया, उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी उसमें उन्होंने कुछ और जोड़ने की और जोड़ने का क्या नहीं किया, प्रयास नहीं किया। यानी हूबहू सच्चाई को जो उन्होंने अनुभव किया, अपने अंदर जो उन्होंने फील किया, उसको उन्होंने ऐसे कि ऐसे अपने रचनाओं में क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। यानी उसने जो अनुभव किया या जो उनकी अनुभूति थी, यानी उसकी सच्चाई को, यानी उसकी जो सच्चता अनुभूति का जो उन्होंने रियली में जो अनुभव किया था, उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या कर दिया, हूबहू ऐसे के ऐसे प्रस्तुत कर दिया। तो इसीलिए उनकी रचनाओं में या उनके एकांकियों में अनुभूति की सच्चाई भी अपने को देखने को मिलती है। जिसे वातावरण की सृष्टि देखने को मिलती है, उसी प्रकार उनकी अनुभूति की सच्चाई भी उनकी रचनाओं में झलकती है। बात करें मानसिक द्वंद्व के आरोह अवरोह, मानसिक द्वंद्व के आरोह अवरोह का सफल चित्रण करने के कारण उनके एकांकी अधिक जीवंत बने। अब मानसिक द्वंद्व की बात करते हैं तो अपने जो मस्तिष्क होता है, मानसिक यानी मस्तिष्क, यानी मानसिक यानी मस्तिष्क में जो आपके द्वंद्व, यानी द्वंद्व का मतलब होता है कौतूहल उत्पन्न होना, यानी जो विचारों का उथल पुथल होना। तो द्वंद्व के आरोह यानी बढ़ना, अवरोह यानी घटना, यानी बढ़ना घटना यानी आने जाना, तो के सफल चित्रण के कारण उनके एकांकी अधिक जीवंत बने। तो जो द्वंद्व था, जो उसकी मानसिक द्वंद्व था, यानी जो मन में जो द्वंद्व चलता रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यानी कोई बात को लेकर आपके मन में द्वंद्व हो, तनाव द्वंद्व उत्पन्न हो या कौतूहल उत्पन्न हो या आरोह अवरोह हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो कहने का मतलब है उसका इन्होंने क्या है, जीवंत या सफल चित्रण अपने एकांकियों में किया है। तो सफल चित्रण कैसे किया, अगर मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, क्या होता है, अगर आपके मानस में उथल पुथल होती है, तो मानस में कैसे उथल पुथल हो रही है, कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई मध्यम वर्गीय पात्र है, अब उसके मानस में क्या उथल पुथल हो रही है कि यार ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक द्वंद्व उत्पन्न हो, यानी कौतूहल क्या होना चाहिए, दिमाग में उत्पन्न होना चाहिए। तो दिमाग में अगर पात्रों को दिमाग में कोई उथल पुथल हो या दिमाग में कोई द्वंद्व हो कि यार ये काम ऐसे हो जाता तो ऐसे होता, यानी दो चीज़ों को लेके क्या करो, आप कंपेरिजन करो, यानी उनमें क्या करो, द्वंद्व करो, तो यानी एक कौतूहल उत्पन्न होना चाहिए। तो जो कौतूहल जो द्वंद्व उत्पन्न होता था पात्रों के विशेष के माध्यम से, तो उन्होंने इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि वो क्या लग रहा, अपने को जीवंत लग रहा है। जीवंत का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अपने को ऐसे कैसे लग रहा है जिसे हम उस घटना को अपनी आंखों के सामने घटी हुई देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या, जो इनका रंगमंच तत्व था उनको भी क्या किया था, इन्होंने विशेष महत्वता दी थी। तो उन्होंने विशेष महत्वता दी, इसी कारण मानसिक द्वंद्व क्या, अगर आप रंगमंच चिंता को विशेष महत्व दोगे, तो अगर आप जो भी दिखाना चाहोगे कोई भी बात उसमें, तो वो क्या आपको ऐसे कैसे जीवंत यानी रियली में या वास्तव में आपको लगना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यानी आपको उसमें क्या जीवंत लगनी चाहिए, यानी आपके हृदय को क्या तुरंत छूनी चाहिए, यानी वो तुरंत आपको प्रभावित करनी चाहिए। तो उस मानसिक द्वंद्व का जो आरोह यानी जो उथल पुथल चल रही थी, यानी उठना और पढ़ना यानी बढ़ना और आगे बढ़ना या पीछे होना, आगे बढ़ना या पीछे होना, यानी जो द्वंद्व था, जो उथल पुथल मन में चल रही थी, उसका इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है कि वो अपने को क्या लगती है, एक जीवंत लग रही है। जैसे कि यानी चेहरे के एक्सप्रेशन, या जैसे मान लो कोई पात्र, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस हिसाब से दिखाओ, आप उसका मंचन इस प्रकार से करो कि आपको ये महसूस हो कि वाकई कि मैं इसके मन में या इसके मस्तिष्क में कुछ उथल पुथल या कुछ द्वंद्व चल रहा है। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या किया, बड़े जीवंत तरीके से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया, जिसमें क्या हो गए, वो सफल हुए। यानी जो द्वंद्व था उसका सफल चित्रण करने के कारण उनके एकांकी क्या हो गए, फिर जीवंत बन गए। यानी उन्होंने एकांकियों में जो ये तत्व ये था मानसिक द्वंद्व, इसके आरोह अवरोह को उन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया या इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जो उनके एकांकी थे, तो उनमें क्या हुआ, जो उनका एकांकियों में जो चित्रण था उसमें सफलता मिली, यानी एकांकियों को क्या हुई, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफलता मिली। यानी उसकी सफलता के
क्या हो गई, उनको सफल चित्रण के कारण उनके एकांकी अधिक क्या हो गए, फिर जीवंत बन गए। यानी जो उनके एकांकी सफल भी हुए और जीवंत भी बने। यानी अगर इसका आप अगर अच्छे से प्रयोग करोगे, अच्छे से अपनी रचनाओं में इसको स्थान दोगे, तो क्या हो, रचना क्या हो जाएगी, आपकी सफल होगी। और सफल होगी तो होगी, साथ ही साथ उसका प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा पड़ेगा और जीवंत, यानी ऐसे कैसे अपने को नजर आएगी, यानी उसका प्रभाव जीवंत रूप से पड़ेगा, यानी वो क्या हो जाएगी, अधिक जीवंत लगेगी। यानी कहने का मतलब ये कि वो पात्र आपको ऐसे लगेगा कि हकीकत में ही, यानी रियल में या वास्तव में कोई पात्र हमारे सामने हो और वो हमको क्या ये बात कह रहा हो, यानी वो वास्तव में आपको महसूस होना चाहिए कि यानी उस व्यक्ति को, उस पात्र को इस प्रकार से दर्शाएंगे कि अपने को ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे हम किसी को देखते हैं, अगर मान लो उसके मन में क्या मानसिक द्वंद्व चल रहा हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है अब आपके सामने, अगर आप उससे मिलते हो, अब उसके मन में क्या मानसिक द्वंद्व क्या हो रहा, चल रहा है। अगर मानसिक द्वंद्व उसके मन में चल रहा है तो फिर आपको उसके चेहरे की जो एक्सप्रेशन है उसी से आपको क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा, चल रहा है। अब उस बात को आप, अगर उस चीज को आप क्या करो, रचना के माध्यम से प्रस्तुत करो, तो जो उनका प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो इतना शानदार था कि उन्होंने इस चीज को, यानी जो ये मानसिक द्वंद्व था, इस बात को उन्होंने इस तरीके से प्रस्तुत किया कि वो आपको क्या लग रही है, जीवंत लग रही है। यानी कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको ये मालूम चल रहा हो जैसे कि उसके मन में कोई मानसिक द्वंद्व चल रहा हो, तो ऐसा अपने को क्या होता हो, महसूस होता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी रचना को क्या बनाया, जीवंत बनाया। अब बात करें आगे, चौथे पॉइंट की बात करते हैं आगे। तो चौथे नंबर पे उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी, उपेंद्र नाथ का प्रमुख तथ्य क्या था उनके का, कि रंग निर्देशन व अभिनेता के तत्व पर अधिक बल दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो रंगमंच नेता है यानी जो अभिनय करते हैं या अभिनेता है, उस तत्व को उन्होंने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। यानी अपनी एकांकियों में उन्होंने रंगमंचनीयता को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अब क्यों दिया है उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान? अगर मान लो कोई एकांकी है तो उसका इंपॉर्टेंट तत्व क्या होता है, रंगमंचनीयता। अब आपको रंग, जो भी कोई रचना लिखनी है, रचना तैयार करनी है, तो आपको जो भी एकांकी नाटक तैयार करोगे तो उसको किसके अकॉर्डिंग करोगे, आप रंगमंच, किसके, रंगमंच ने अभिनेता की दृष्टि से क्या करोगे, आप उसको रचोगे। क्योंकि अगर आप उसका रंगमंचन करना है, यानी मंचन पे उसका क्या करना है, प्रस्तुति करनी है, उसका अभिनय करना है, तो अगर आप ऐसे ही उटपटांग क्या करोगे, कल्पनाओं का प्रयोग करोगे, तो फिर आप उनको क्या कर सकते हो, वहाँ पे प्रस्तुत करने में आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। यानी उसका अभिनय करने में फिर क्या आती है, समस्या आती है। तो लेखक ने अपनी रचनाओं में इस प्रकार से किया, उसका स्टोरी का कथन का इस प्रकार से ताना बना बुना कि अगर आप उसका मंचन करो, अगर उसकी मंचनीयता होती है तो वो क्या होता है, उस चीज में वो क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। यानी उस तत्व के अकॉर्डिंग उसमें सफलता क्या होती है, मिलती है। यानी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सफल हो जाएगा। जैसे मान लो कोई एकांकी है तो उसमें ऐसे दृश्य का वर्णन करो या ऐसा वातावरण प्रस्तुत करो जिसको कि आप क्या कर सको, पर्दे के ऊपर दिखा सको, यानी उसका मंचन कर सको, उसका अभिनय कर सको। अगर आप ऐसे दृश्य दिखाओगे, ऐसे दृश्यों का वर्णन करोगे जिसका आप क्या कर सको, फिर उसको अभिनय नहीं कर सको या मंचन ही नहीं कर सको, या ऐसे दृश्य डाल दिया आपका जिनका अभिनय करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो फिर क्या होता है, समस्या हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, निर्देशक और अभिनेता तत्व पर क्या किया, उन्होंने विशेष ध्यान दिया। यानी इसको उन्होंने क्या किया, विशेष इंपोर्टेंस दी, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या किया, इन्होंने स्थान दिया। यानी रंग निर्देशन व अभिनेता के तत्व पर उन्होंने क्या दिया, अधिक ध्यान दिया। तो अधिक ध्यान देने से मतलब यही है कि अगर जो भी रचना है, अगर उसमें इस तत्व पे अगर ध्यान दोगे तो फिर क्या होता है कि रचना के अभिनय करने या रंगमंच में उसको प्रस्तुत करने में कोई भी समस्या नहीं आती है। यानी उसको आसानी से हम मंचन के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, यानी बहुत ही अधिक ध्यान दिया, और इस दृष्टि से उनके एकांकी क्या थे, बहुत ही सफल एकांकी थे। अब आगे क्या करें, बात करें इनकी विशेषताओं की। यानी ये तो उपेंद्र नाथ अस्क के जो रचना था, यानी जो रचनाकार है ना उपेंद्र नाथ अस्क,
तो इन्होंने किस प्रकार के यानी रचनाओं का किस प्रकार प्रयोग किया, रचनाओं में कौन कौन से तत्वों को उन्होंने स्थान दिया, या रचनाओं में उन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं अपनाई, वो क्या था, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी थी कि इन्होंने ये इस बात का या ये चीज़ों का इन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में ध्यान दिया। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसको क्या करो, आप नोट भी कर लो। तो एक बार रिवीजन के रूप में थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो इन्होंने नया पुराना जो उपेंद्रनाथ अश्क है, तो उपेंद्रनाथ अश्क ने क्या किया, पहले तो उन्होंने उर्दू से क्या किया, लेखन प्रारंभ किया। एक सामान्य सी बात अपने ये हुई थी। फिर बाद में वो क्या हो गए, हिंदी में आ गए और हिंदी में उन्होंने पूर्ण रूप से लिखना स्टार्ट किया, यानी शुरू किया। फिर बात करें, उन्होंने जो हिंदी की जो गद्य की विधाएं हैं सभी के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी क्या की, चलाई, यानी अपना हाथ सभी के ऊपर उन्होंने क्या किया, आजमाया। लेकिन जो मुख्य रूप से उन्होंने जो वर्णन किया वो किसके ऊपर किया, उन्होंने उपन्यास हो गया, नाटक हो गई, कहानी हो गई, एकांकी हो गई और संस्मरण हो गया, इसके ऊपर क्या किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा या प्रसिद्धि प्राप्त की। यानी सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, इन्हीं विधाओं को लेकर अपनी रचनाओं को में स्थान दिया, यानी इन्हीं विधाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और इन्हीं विधाओं को लेकर उन्होंने उनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अगर आगे इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं तो इन्होंने जो सामाजिक जीवन था उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, यानी अपने कथानक में इन्होंने सामाजिक जीवन से संबंधित समस्याओं को या सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं को क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब सामाजिक जीवन से क्या इनको विशेष पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से रुचि थी, या सामाजिक समस्या, सामाजिक या मध्यम वर्गीय परिवार में इनको क्या थी, ज़्यादा रुचि थी। इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया, सामाजिक जीवन के मध्यम परिवार को जो भी नित्य प्राय उनके जो रोजाना घटनाएं घटित होती रहती है उनको अपने रचनाओं में क्या किया, स्थान दिया। फिर बात होती है वातावरण की, तो वातावरण का जो यथार्थ चित्रण है उसका इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया, यानी जो वातावरण का यथार्थ चित्रण था उसकी सृष्टि क्या की इन्होंने अपनी रचनाओं में की। और अनुभूति की सच्चाई का भी इन्होंने क्या किया, यानी जो इन्होंने अनुभव किया, यानी जो अपने मन के अंदर इन्होंने जो भी महसूस किया उसको ऐसे किसी अपनी रचनाओं में क्या कर दिया, इन्होंने उतार दिया, यानी अपनी रचनाओं में उनको क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। और मानसिक द्वंद्व के जो उथल पुथल है, यानी जो मानसिक द्वंद्व उसका जो उथल पुथल यानी जो मानसिक द्वंद्व चलता रहता है अपने दिमाग में या मन में, उसका क्या है इन्होंने जीवंत या सफल चित्रण किया, यानी ऐसा चित्रण किया कि वो कैसा लगे अपने को, एकांकी अधिक जीवंत लगे, यानी रचना अपने को कैसी महसूस हो जैसे वो पात्र हमारे सामने खड़ा हो, और ऐसा कुछ उन्होंने ऐसी प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। अब बात करें निर्देशन और अभिनेता की, तो एक विशेषता क्या थी इनकी, एक किस पे ऊपर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, रंगमंचनीयता और अभिनेता पर, यानी रंगमंचनीयता और अभिनेता पर भी इन्होंने सर्व क्या दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया, यानी रंगमंचनीयता पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे कि रंगमंच करने में या मंचनीयता पर जो रचना हो या एकांकी हो उसको आराम से क्या कर सको, आप मंचित कर सको। तो ये क्या थी उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में या उनके रचना काल के बारे में थोड़ी सी क्या थी, जानकारी थी। अब बात करते हैं आगे, उपेंद्रनाथ अश्क है जिन्होंने जो एकांकी रचे, जो एकांकियों की उन्होंने रचनाएं की, उन एकांकियों की क्या विशेषताएं हैं, यानी जो उन्होंने एकांकियों का जो निर्माण किया तो उनके एकांकियों की क्या विशेषताएं थी, तो उनके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकियों की विशेषताएं। तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, थोड़ी सी बात करते हैं आज इसके ऊपर। तो इनकी विशेषताएं क्या है, निरूपित समस्या का स्पष्ट विवेचन, यानी जो उपस्थित समस्या निरूपित थी, यानी जो समस्या थी हमारे सामने उसका क्या किया इन्होंने, स्पष्ट विवेचन किया, यानी इन्होंने अपने एकांकियों में जो समस्या उपस्थित है या जो समस्या इन्होंने ली थी उसका क्या किया, इन्हें स्पष्ट रूप से, यानी उस समस्या का पूरा स्पष्ट रूप से इन्होंने वर्णन किया है, यानी जो भी एकांकियों पर कोई समस्या ले ली इसने और उस समस्या का ये वर्णन कर रहा है तो उसका पूरा स्पष्ट रूप से इन्होंने वर्णन किया है, यानी स्पष्ट तौर पर उस समस्या को सबके सामने रखा है। क्या किया है, सबके सामने रखा है। अब बात करें दूसरे नंबर की विशेषता की, तो चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण। अपने एकांकी कौन सी प्रकार का, यानी चरित्र प्रधान सामाजिक एकांकी है, कौन सा, नया पुराना। तो चरित्र का इन्होंने क्या किया, मनोवैज्ञानिक रूप से चित्रण किया, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से चरित्र को क्या किया इन्होंने प्रस्तुत किया, कि इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जो भी पात्र होंगे, जैसे मान लो कोई भी रचना हो गई, अपने क्या हो गई, रचना हो गई। अब रचना अपने जैसे मान लो उसमें पात्र भी आएंगे, क्योंकि कोई भी रचना होगी उसका कथानक होगा, कथानक के अकॉर्डिंग जो भी उसके 4, 5, 6, 7 जो भी इतने भी पात्र होते हैं। अब उन पात्रों को क्या करो आप, प्रस्तुत करने का जो तरीका हो,
यानी जो प्रस्तुत करेंगे उन पात्रों को, जो उनका तरीका होगा, यानी जो उनका बोलने का तरीका होगा, किस प्रकार से वो संवाद करते हैं एक दूसरे से, किस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार का है, यानी जो उनकी लाइफ स्टाइल वो किस प्रकार की है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है अपने को, अगर इन सारी बातों को हम देखते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि उसका एक चरित्र सा अपने दिमाग में क्या हो जाता है, घूम जाता है। जैसे हम किसी के साथ रहते हैं तो अब साथ रहते थे तो उसके व्यवहार के बारे में अपने को क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है। तो फिर हम उसके चरित्र का आइडिया लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार का मनुष्य है। तो चरित्र का इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक चित्रण, यानी ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया अपनी एकांकियों में कि उसके चरित्र का पूरी तरह से क्या हो जाए, बखान हो जाए और उसका चरित्र सबके सामने क्या हो, उभर कर सामने आए। भाई ये मनुष्य या ये पात्र इस प्रकार का चरित्र है, या इस पात्र का चरित्र इस प्रकार का है। फिर आगे उसकी विशेषता के ऊपर चलते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो सामाजिक जीवन की बहुआयामी अभिव्यक्ति। और सामाजिक जीवन की पहले भी बात की थी, उपेंद्र नाथ की रचनाओं की सामाजिक जीवन को उन्होंने क्या दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया था। अब इस एकांकी के अकॉर्डिंग बात करें तो सामाजिक जीवन की बहुआयामी अभिव्यक्ति, यानी जो सामाजिक जीवन है, जो समाज में हम जो जीवन जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, यानी वो क्या हुआ, एक तरह से सामाजिक जीवन हो गया। यानी हम एक समाज में क्या करते हैं, रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, अपने को अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। तो जो सामाजिक जीवन था कि बहुआयामी अभिव्यक्ति, यानी बहुआयामी बहुत ही तरीकों से उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत किया। यानी अलग अलग तरीकों से उन्होंने सामाजिक जीवन को क्या किया, प्रस्तुत किया। यानी अलग अलग प्रकार के लोग बाग होंगे, उनकी अलग अलग प्रकार की क्या होगी, जीवन शैली होगी, उनका रहने का तरीका अलग अलग होगा, उनका खाने पीने का तरीका अलग होगा, उनके रीति रिवाज अलग होंगे। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक जीवन का उन्होंने बहुआयामी यानी बहुत ही तरीकों से, बहुत ही प्रकार से क्या की, अभिव्यक्ति की, यानी प्रस्तुति दी। अब बात करते हैं लास्ट विशेषता की, तो प्रगतिशील दृष्टिकोण एवं सशक्त शिल्प विधान। यानी जो उनका दृष्टिकोण था, यानी जो उनका नजरिया था, किसको लेकर, एकांकियों को लेकर, वो कैसा था, प्रगतिशील। यानी वो क्या थे, प्रगतिशील विचारधारा को लेकर, या जो निराला ने जो प्रगतिशील रचनाएं लिखी उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने भी प्रगतिशीलता को क्या किया, अपने एकांकियों में स्थान दिया। तो प्रगतिशील दृष्टिकोण को लेकर, यानी जो देखने का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है उनका, वो कैसा था, प्रगतिशील था, यानी प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाला। और सशक्त शिल्प विधान, यानी शिल्प विधान यानी जो शिल्प सौंदर्य था वो कैसा था, सशक्त था। तो उन्होंने इस प्रकार की विशेषताओं को क्या किया, वर्णन किया। तो आज हमने किसके बारे में चर्चा की, नए पुराना, जो आपके नेक्स्ट एकांकी है, जो आज हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में हमने क्या की, चर्चा की। तो जो नया पुराना एकांकी था उसके लेखक है उपेंद्र नाथ अस्के, और एक चरित्र प्रधान सामाजिक क्या है, एकांकी है। और इसमें हमने उपेंद्र नाथ अस्क के जो रचनाक्रम था, या जो रचना काल था, या जो उसकी रचनाएं थी, उनके बारे में सामान्य सी जानकारी लिखी। उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो अपने साहित्य में या अपने जो साहित्य लिखा उसमें किस प्रकार उन्होंने अपनी लेखनी चलाई, किस किस चीज़ को उन्होंने स्थान दिया, किस चीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंट बनाया। और फिर बात करते हैं उनके एकांकियों की विशेषताओं की। तो उनके एकांकियों की क्या क्या विशेषताएं थी, इन सब की सारी चर्चा आज हमने क्या कि इस क्लास में चर्चा की। अगर आप आगे जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी आपके कल जो भी, तो उस नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे आगे, तो जो नया पुराना एकांकी है, जो इसका जो नया पुराना एकांकी ना आपके, तो इसकी जो स्टोरी क्या है, इसमें कौन कौन से पात्र है, क्या क्या इनके बीच में वार्तालाप होता है, क्या क्या संवाद चलते हैं, इन सब के बारे में चर्चा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज अपना टॉपिक क्या होता है, यही समाप्त होता है। धन्यवाद।